हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज हम लोग एक कॉमेडी सीरीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन टाइम पास वॉच है। वो क्यों है इसके बारे में मैं आप लोगों को रिव्यू दे देता हूं और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं टाइम पास वॉच क्यों बोल रहा हूं इसे। तो इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। 5 दोस्तों का एक ग्रुप है जिनके दिमाग कम है और ईगो बहुत बड़े हैं। ये लोग मिलकर एक आयरिश पब के ओनर हैं जो कि फिलाडेल्फिया में स्थित है और उसे मिलकर ये सब लोग चलाते हैं। और एक बात और बता दूं, इसके जो क्रिएटर्स हैं वो खुद भी इसमें एक्ट कर रहे हैं। 2 क्रिएटर्स हैं, रॉब मकएलेनी और ग्लेन हॉवर्टन। रॉब मकएलेनी मैक का किरदार निभा रहे हैं, ग्लेन हॉवर्टन डेनिस का किरदार निभा रहे हैं। तो कहानी की बात करते हैं। इसमें जो 5 दोस्त हैं वो लोग पैडीज पब नाम का बार चलाते हैं साउथ फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया स्थित है पेंसिल्वेनिया स्टेट में, अमेरिका में। और इन लोग का बार कुछ खास नहीं चलता है। और मैं ये बता दूं कि थोड़ा सा वियर्ड सा शो है ये। इसका थीम ना एक्चुअली मोस्टली सटायर है। इसमें कहानी को सच्ची घटनाओं पर आधारित दिखाया जाता है। सो काइंड ऑफ रियल इवेंट्स पर बेस्ड होती है इसके एपिसोड्स। तो जो भी इश्यूज उस वक्त न्यूज़ में चल रहे होते हैं या जो भी घटनाएं वर्तमान समय में दुनिया में प्रचलित हो रही होती हैं उसको लेकर ये लोग एक सटायरिक सा एपिसोड बनाते हैं। और ये लोग ऐसा समाज को एक मैसेज देने के लिए करते हैं, ऐसा क्रिएटर्स का कहना है। और करंट इवेंट्स को छोड़ के जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है दुनिया में उस पर भी ये लोग एपिसोड बनाते हैं। तो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ जल्दी से। तो मोटापा एक बहुत ही प्रचलित और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। वो कैसे? वो ऐसे कि कई लोगों के हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि वो लोग स्वाभाविक मोटे होते हैं। वो लोग जितना मर्जी एक्सरसाइज कर ले उनकी बॉडी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई लोग वाकई में मोटे होते हैं खा खा के। लेकिन दुनिया में लोग मोटे को मोटा कह देते हैं, कभी कभी उनके फेस पर ही। तो मोटे लोगों का तर्क ये रहता है कि वो हमें फैट शेमिंग कर रहे हैं। फैट शेमिंग मतलब मोटा कहकर उनकी बेइज्जती करना, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर मोटे लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो बाद में उन्हें बीमारियां घेर लेंगी, इसलिए वो उनको चिढ़ाते हैं। खैर, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मोटे लोगों का भला ही सोच रहा है। कई लोग मजाक उड़ाने के लिए भी उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो इंसान मोटा है वो नेचुरली हार्मोन्स की वजह से वैसा दिख रहा है या वाकई में उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया है? सो इट्स काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स है दुनिया में, लाइक रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल, एथनिसिटी, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह। वैसे ही करंट इवेंट्स तो चलते ही रहते हैं। जैसे रिसेंटली कोरोना का टॉपिक गया, उस पर भी एक एपिसोड है सीरीज में। तो इसमें जो 5 फ्रेंड्स है काइंड ऑफ सबका एक सा ही नेचर है। सभी लोगों को बहुत ही गिरा हुआ इंसान बताया इसमें। ये लोग नार्सिसिस्टिक हैं। नार्सिसिस्टिक का मतलब जो लोग सिर्फ अपने भले के बारे में ही सोचते हैं, भले ही अपना अच्छा करने के चक्कर में दूसरे को नुकसान हो जाए। इन लोगों को अपने फिजिकल अपीयरेंस में खूब इंटरेस्ट होता है। अगर कोई दूसरा अच्छा नहीं दिखता है तो उसकी ये लोग खूब मजाक उड़ाते हैं। और ये लोग आपस में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते जज करने में। किसी छठे इंसान का तो मजाक उड़ाते ही हैं। ये लोग को इतना कमीना दिखाया है कि आपस में भी एक दूसरे का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते अगर इनका काम बन रहा हो तो। और ये लोग का बिहेवियर एक सोशियोपैथ की तरह है। सोशियोपैथ वो पर्सन्स होते हैं जिन्हें दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। ये लोग बहुत ही बुरे लोग होते हैं और आए दिन धोखा देना, दूसरों की उम्मीदों पर पानी फेरना और बिल्कुल भी अंतरात्मा नहीं होती है इन लोगों में। और इन लोगों को अपनी गलती पर भी कोई पछतावा नहीं होता है। मतलब बहुत ही बेशर्म किस्म के लोग दिखाए हैं इस सीरीज़ में इन 5 को। ये 5 मोस्टली टुन रहते हैं पीकर अपने ही पब में, ड्रग्स लेते रहते हैं और कुछ ना कुछ स्कीम करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ या किसी छठे व्यक्ति के खिलाफ। और सभी एक दूसरे से आर्ग्यू करते रहते हैं ऑल द टाइम। और सबसे मज़े की बात, एक दूसरे को ये लोग कॉन भी करते रहते हैं। कॉन क्या होता है वो मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड यानी कि बेटर कॉल सॉल के रिव्यू वाले एपिसोड में समझा दिया था। और ये सब ये लोग क्यों करते हैं? पैसे के लिए, या इनका कोई काम बन रहा हो, या फिर अगर ये लोग सिर्फ बोर भी हो रहे होते हैं ना तो भी इन लोग ये उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं। और हाँ, एक दूसरे को हमेशा उल्टा सीधा कहते रहते हैं, एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं या गाली देते रहते हैं। मतलब सभी एक दूसरे को नीचे दिखाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, बस इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा शो है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सब पूरी तरह से फन और कॉमेडी वे में दिखाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या करंट टॉपिक्स पर सटायर दिखाना हो तो इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे टॉपिक्स के लिए एक डार्क ह्यूमर चाहिए होता है।
डार्क ह्यूमर का मतलब होता है कि उसमें कॉमेडी के साथ एक कड़वी सच्चाई भी छिपी होती है, इसलिए कैरेक्टर्स को ऐसा दिखाना पड़ा है ताकि मैसेज अच्छे से पब्लिक को समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा और बात करते हैं इन लोगों के बारे में। तो इन पांचों फ्रेंड्स के ग्रुप का नाम है द गैंग और इनके कैरेक्टर्स हैं चार्ली कैली जो कि एक जैनिटर है पब में, एक बाउंसर है जिसका नाम है मैक, बारटेंडर का नाम है डेनिस रेनल्ड्स और उसकी ट्विन सिस्टर का नाम है डी रेनल्ड्स, और डेनिस और डी के फादर का नाम है फ्रैंक रेनल्ड्स। तो ये हो गए 5 लोगों का गैंग। और फ्रैंक को इसमें बहुत अमीर दिखाया है, वो ही गैंग की उल्टी पुल्टी स्कीम्स में पैसा लगाता रहता है। और फ्रैंक को बहुत ही नेग्लेक्टफुल फादर बताया है इसमें। इसका मतलब है कि उसे अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं है कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं या उन्हें कोई कमी तो नहीं है, इसलिए उसके बच्चे डेनिस और डी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते फ्रैंक पर। और सुनिए इन पांचों के बारे में, ये लोग बिल्कुल भी सोशली अवेयर नहीं रहते हैं, यानी कि आसपास के लोगों से इन्हें कोई मतलब नहीं है जब तक उनसे इनका काम ना पड़ता हो या उनसे इनका कोई बेनिफिट ना होता हो। एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है सभी, और सभी को बहुत ही बेवकूफ़ दिखाया है इसमें। इन्हीं सब के चलते ये लोग जो भी स्कीम्स या प्लान्स बनाते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम फेल ही होते रहते हैं, और अक्सर एपिसोड के लास्ट में ये लोग अपने आप को बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशंस में पाते हैं। और जैसे साइनफेल्ड के रिव्यू वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किसी कैरेक्टर का कोई भी प्रकार का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, जैसे जैसे एपिसोड्स आते जाते थे वैसे ही इस सीरीज में भी ये लोग अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखते हैं और अंत तक वैसे ही बेशरम रहते हैं, इसलिए इसमें भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया गया है। क्रिएटर्स का कहना है कि अगर सोशल इश्यूज या पॉलिटिकल इश्यूज या इकोनॉमिक इश्यूज पर सटायर बनाना है तो उसके लिए ऐसे ही कैरेक्टर ज़रूरी है, क्योंकि इससे ऑडियंस बुरा नहीं मानती, क्योंकि उनको पता है कि कैरेक्टर्स है ही बदतमीज़ और उनका नेचर ही ऐसा है। इसलिए वो जो भी कड़वी लेकिन सच्ची बात एपिसोड में बोलते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, ऑडियंस उसको एक सटायर के रूप में ही लेती है। और हाँ, एक्चुअली इन लोगों ने अपने बिहेवियर के कारण सोसाइटी को इतना दूर कर दिया है कि कोई इनसे ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए ले दे के ये आपस में ही खुश रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ के भी नहीं जाते और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। काइंड ऑफ एक टिपिकल फैमिली की तरह ही हो गए फिर तो ये लोग। खैर, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि ये लोग कैसी कैसी डिसगस्टिंग और शॉकिंग चीज़ें करते रहते हैं इस सीरीज़ में, जैसे कि कभी अपने आप को हैंडीकैप दिखाना, कोकेन एडिक्ट दिखाना ताकि सरकार से वेलफेयर का पैसा ले सके, किडनैपिंग करना, ब्लैकमेल करना, लोगों को टॉर्चर करना, कब्रिस्तान से लाश चुराना, किसी के यहाँ बिना कपड़ों के छुपना ताकि उस घर के लोगों की बातें सुन सकें, किसी शादी में घुस के उसके खाने में ड्रग्स मिला देना, गटर में पैसे या खजाने के लिए उतरना, पुलिस ऑफिसर की तरह बन के लोगों से पैसे ऐंठना, एक कल्ट बनाना, किसी की चोट पर लिटरली नमक छिड़कना, लोगों को एक कमरे में बंद करके उसमें आग लगा देना और अपने आप को एड्स या कैंसर पीड़ित बताना ताकि उन्हें लाइन में ना खड़ा होना पड़े और उन्हें प्रायोरिटी मिले। और ये वाला लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया है और उसके नाम पर लाइफ इंश्योरेंस में जाके उसके पैसे क्लेम करना। यही सब उल्टी सीधी हरकतें ये सब लोग करते रहते हैं। पैडीज पब मोस्टली फ्रैंक के पैसों की वजह से चल रहा है, या ये लोग कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा के गवर्नमेंट से भी पैसे ले लेते हैं। टैक्स फ्रॉड बहुत करते हैं ये लोग। और इस गैंग में सिर्फ एक ही लड़की है जो है डी रेनल्ड्स, उसको ये लोग कोई सैलरी पे नहीं करते और बाकी चारों लोग डी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। और मजाक मतलब आप लोग सोच नहीं सकते, बिल्कुल ही डिग्रेड करते हैं उसे सीरीज़ में। कभी कभी डी को देख के दया आती है, इतनी बुरी हालत कर रखी है उसकी इस सीरीज़ में। लेकिन खैर, उसका कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया गया है सीरीज़ में। एक्चुअली ये काइंड ऑफ सटायर है वुमेन के ऊपर कि उनकी हालत पहले के ज़माने में कैसी होती थी वर्क प्लेस पर। अब तो खैर हालात काफ़ी सुधर गए हैं। आइए अब एक एक कैरेक्टर की अच्छे से बात करते हैं। चार्ली कैली का किरदार निभाया है चार्ली डे ने। ये मैक का हाई स्कूल फ्रेंड है और डी और डेनिस का कॉलेज फ्रेंड। चार्ली फ्रैंक रेनल्ड्स के साथ रहता है एक बहुत ही बेकार से अपार्टमेंट में जिसमें चूहे घूम रहे हैं या फंगस लग गया है कई जगह। चार्ली एक्चुअली दिमागी तौर से बहुत डिस्टर्ब्ड है। एक तो उसे पेंट्स की खुशबू बहुत पसंद है, पेंट वो दीवारों वाला पेंट नहीं होता वही वाला, वो दिन भर पेंट सूंघता रहता है। दूसरा, उसके साथ बचपन में बहुत अब्यूज़ हुआ है पेरेंट्स द्वारा, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानता। उसका कहना है कि वो मस्त है और सब कुछ सही चल रहा है। उसको एक बीमारी है जिसे कहते हैं पीका, PICA। इस बीमारी में इंसान जो खाने लायक चीज़ें नहीं होती है उन्हें भी खा लेता है। जैसे कि इसमें चार्ली कभी कभी बिल्ली का खाना खाता है, कभी पेंट खा लेता है तो कभी ब्लीच। और उसको इसमें अनपढ़ दिखाया गया है, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उसको इसमें एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन दिखाया है। और उसको एक वेट्रेस
करके कैरेक्टर है वो बहुत पसंद आती है, वो उससे प्यार भी करता है, लेकिन वेट्रेस उससे प्यार नहीं करती। लेकिन चार्ली उसे हरदम स्टॉक करता रहता है और उसके पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। दूसरा कैरेक्टर है डेनिस रेनॉल्ड्स का, जिसे निभाया ग्लेन हवर्टन ने। डेनिस पब का को ओनर है और सभी कैरेक्टर्स में से डेनिस को ही सबसे ज़्यादा रैशनल और इंटेलिजेंट दिखाया है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी डेनिस का कैरेक्टर और डार्क होता चला जाता है। पता चलता है कि डेनिस बहुत ही ज़्यादा मतलबी इंसान है, वो हर चीज़ में दिखावा करता है और वो किसी की भावनाओं को कुछ भी नहीं समझता और उसे सिर्फ और सिर्फ अपने से ही मतलब है। वो हर वक्त लड़की पटाने में लगा रहता है और जब वो उन्हें पटा लेता है तो फिर वो रिलेशनशिप में उन लड़कियों का मेंटली बहुत अब्यूज़ करता है, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि एक दिन वो लड़की ब्रेकअप करके चली जाएगी। इसलिए इस डर के कारण वो खुद ही ब्रेकअप कर लेता है। एक एपिसोड में दिखाया है कि डेनिस को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। डॉक्टर डायग्नोज करता है कि डेनिस को ये बीमारी है। वैसे ये होती क्या है बीमारी? ऐसी बीमारी वाले लोग कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते हैं और ये लोग अपने आप को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके दिमाग में बस ये खुद ही इंपॉर्टेंट है, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है। लेकिन एज यूजुअल डेनिस बोलता है उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है और सीरीज के दौरान कई बार हिंट किया गया है कि डेनिस शायद सीरियल किलर है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। तीसरा कैरेक्टर है मैक का, जिसे निभाया रॉब मकैलेनी ने। ये भी को ओनर है पैडीज पब के और मैक ने खुद ही अपने आप को बाउंसर अनाउंस कर दिया है पब का। उसके पिता ज़्यादा उसकी लाइफ में नहीं रहे हैं क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जेल में ही रहते थे, वो एक अपराधी रह चुके हैं और मैक अपने आप को बहुत टफ दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है। वो हमेशा दूसरे की अप्रूवल चाहता है अपनी लाइफ में, कि लोग उसे अच्छा अच्छा बोले और वो कोई भी काम करे तो लोग उसके काम से खुश हों, और ख़ासकर वो अपने माँ बाप की अप्रूवल के लिए तरसता रहता है। लेकिन मैक के पेरेंट्स को उससे कोई मतलब नहीं है और उसको बॉडी डिस्मोर्फिया की बीमारी है। अब ये बीमारी क्या होती है? इस बीमारी में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके शरीर का कोई पार्ट अच्छा नहीं दिखता है और वो हमेशा उस पार्ट को सुधारने या सुंदर बनाने में लगा रहता है, जबकि ऐसा रियलिटी में कुछ होता ही नहीं है, यानी कि उसका कोई भी बॉडी पार्ट खराब नहीं दिखता है। ये बात बस पेशेंट के दिमाग में होती है। इसलिए पूरी सीरीज के दौरान मैक को कभी बहुत मोटा दिखाया है तो कभी एकदम फिट। वैसे तो मैक हमेशा खुद की तारीफ करता रहता है कि वो लड़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन जब असलियत में कहीं लड़ने की बारी आती है तो सबसे पहले भागने वाला वही होता है। उसे गैंग में सबसे ज्यादा डरपोक इंसान दिखाया है। फोर्थ कैरेक्टर है डी रेनॉल्ड्स का, जिसे निभाया केटलिन ओल्सन ने। उसके बारे में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि गैंग उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और डी अगर किसी को भी सक्सेसफुल होता हुआ देख लेती है तो उसे बहुत जलन होती है, इसलिए वो स्कीम्स बनाती रहती है जिससे वो उस सक्सेसफुल पर्सन का नुकसान कर सके या उसको बर्बाद कर सके। उसकी भी मैक जैसी हालत है, वो भी हमेशा सबका अटेंशन और अप्रूवल चाहती है, खासकर गैंग का, और उसका सपना है एक एक्ट्रेस बनने का, लेकिन वो कभी नहीं बन पाती एक्ट्रेस क्योंकि उसे कैमरा और स्टेज से डर लगता है और उसे एक्टिंग भी नहीं आती। और ये सबसे वायलेंट कैरेक्टर है गैंग का। डी अपने भाई डेनिस से बहुत नफरत करती है क्योंकि डेनिस ही सबसे ज़्यादा डी की मजाक उड़ाता रहता है। फिफ्थ कैरेक्टर है और लास्ट कैरेक्टर है फ्रैंक रेनॉल्ड्स का, जिसे निभाया डैनी डिविटो ने। पहले तो ये बता दो आप लोगों को कि डैनी डिविटो एक बहुत ही बड़े स्टार है हॉलीवुड के। हाँ, तो फ्रैंक गैंग के साथ इसलिए रहता है क्योंकि उसे अपने जवानी के दिन याद आते हैं उनके साथ रह के। वो बहुत ही यंग फील करता है उनके साथ रह के। और इसमें दिखाया है कि फ्रैंक ने अपना पैसा मोस्टली इलीगल तरीके से कमाया है जीवन में। उसके बहुत सारे इलीगल ऑपरेशंस रह चुके हैं और वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा है। फ्रैंक के पास इतना पैसे होने के बावजूद वो चार्ली के साथ एक सड़े से अपार्टमेंट में रहता है क्योंकि उसको चार्ली बहुत पसंद है और वो उसे अपने बेटे जैसा समझता है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो गैंग की उल्टी सीधी स्कीम्स को फाइनेंस करता है। अब इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली रॉब मकैलेनी स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने बहुत जगह अपनी स्क्रिप्ट्स भेजी थी जब उनका करियर शुरू हुआ था, पर सब जगह वो स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट होती जा रही थी। तो उन्होंने फिर खुद ही अपनी स्क्रिप्ट को घर के अंदर ही शूट करने का फैसला किया। तो उनके पास एक शॉर्ट फिल्म का आइडिया था जिसमें एक पर्सन अपने पड़ोसी से चीनी मांगने जाता है। तो जब वो पड़ोसी के घर जाता है तो पड़ोसी उसे बताता है कि उसे कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो अपना दुखड़ा रोने लग जाता है। लेकिन जो चीनी लेने आया है उसे उसकी बीमारी से कोई मतलब नहीं है, वो बस चीनी लेके निकलना चाहता है उस घर से। तो बस यहीं से इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया का आइडिया आया
और फिर रॉब इस आइडिया को ग्लेन हॉवर्टन के पास लेके गया और वो दोनों इसे कॉमेडी वे में दिखाना चाहते थे। फिर इसे घर में ही शूट किया गया और इसको बार बार शूट किया गया जब तक ये परफेक्टली शूट नहीं हो गया। बार बार शूटिंग करने की वजह से रॉब और ग्लेन दोनों ने शूटिंग, एडिटिंग, फिल्म मेकिंग ये सब कुछ सीखा और रॉब और ग्लेन दोनों बारी बारी से शूट भी करते थे और एक्ट भी करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर उन्होंने एक एपिसोड बना के एफएक्स नेटवर्क को दिखाया। एफएक्स मान गया और फिर ये प्रोडक्शन में आ गया। कहते हैं कि इसका पहला एपिसोड मात्र $200 में शूट हुआ था, लेकिन रॉब का कहना है कि नहीं, उसमें $200 भी नहीं लगे थे, वो फ्री में शूट हुआ था। इसके पहले सीजन की बहुत लो रेटिंग्स थी, बहुत कम रेटिंग्स थी। एक्चुअली में ग्लेन हॉवर्टन, रॉब मैकेलेनी और चार्ली डे, जो कि 3 एक्टर्स हैं इसके, ये लोग बहुत नए नए थे, उन्हें पब्लिक ज़्यादा जानती नहीं थी। तो प्रोड्यूसर्स ने सजेस्ट किया कि किसी एक बड़े एक्टर को लेते हैं इस शो के लिए जो इसकी रेटिंग्स को बूस्ट कर सके। तो फिर उन्होंने डैनी डिविटो का नाम सजेस्ट किया, बट कास्ट एग्री नहीं कर रही थी। रॉब, ग्लेन और चार्ली एग्री नहीं कर रहे थे। तो फिर प्रोड्यूसर्स ने कहा कि शो को फिर बंद करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली एक्टर्स मान गए और डैनी डिविटो की एंट्री फिर सेकंड सीजन से शो में हुई और फिर शो बहुत हिट हुआ। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मैंने बताया है, टाइम पास वॉच है। अब वो क्यों है, अब मैं आप लोग को समझाता हूँ। टाइम पास इसलिए क्योंकि इसकी कॉमेडी तो अच्छी है, लेकिन इसको देख के कुछ ऐसा लगे कि हाँ, ये सीरीज़ आपको एकदम अलग लेवल पर ले जाएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि इसमें वो वाव फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, सीरीज़ इतनी तो अच्छी है कि इसे आप टाइम पास के लिए देख सकते हैं। वन टाइम वॉच भी इसलिए नहीं दे रहा मैं इसे रिकमेंडेशन, क्योंकि जब आप इसे देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सीरीज़ वाकई में टाइम पास करने के ही लायक है। पर यह है कि इसको देखकर आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, मज़ा ज़रूर आएगा इस सीरीज़ को देख के आप लोगों को। एनीवे, अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि चार्ली डे ने इसमें किरदार निभाया है चार्ली कैली का, और वो जिस वेट्रेस के पीछे पड़ा रहता है उसका किरदार निभाया मैरी एलिजाबेथ एलिस ने। और रियल लाइफ में एक्चुअली चार्ली डे और मैरी एलिजाबेथ एलिस मैरिड हैं। दूसरा फैक्ट यह है कि ये लॉन्गेस्ट रनिंग लाइव एक्शन सिटकॉम है। पिछले 15 सालों से चल रहा है, इसके 15 सीजन्स आ चुके हैं। इससे पहले लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज थी लाइव एक्शन सिटकॉम में एडवेंचर्स ऑफ ऑजी एंड हैरियट, जो कि 14 सीजन्स के लिए चला था। लेकिन अगर एपिसोड वाइज देखा जाए तो इट्स ऑलवेज सनी के एपिसोड्स बहुत कम हैं। उसको अगर एडवेंचर्स ऑफ ऑजी और हैरियट के एपिसोड्स को पार करना है तो इसे 42 सीजन्स बनाने पड़ेंगे और ये चलेगा फिर 2048 तक, क्योंकि ऑन एन एवरेज इट्स ऑलवेज सनी में एक सीजन में 10 एपिसोड्स ही हैं। तीसरा फैक्ट है कि इस सीरीज़ के ओपनिंग क्रेडिट सबसे चीपेस्ट क्रेडिट्स हैं, ऐसा चार्ली डे का कहना है, क्योंकि उन ओपनिंग क्रेडिट्स को ये लोगों ने एक रात ऐसे ही कार में घूमते घूमते एक डिजिटल कैमरा से शूट किया था। चौथा फैक्ट यह कि रॉब और केटलिन, जिन्होंने मैक और डी का किरदार निभाया है, ये दोनों भी रियल लाइफ में मैरिड हैं। इन्होंने 2008 में शादी की थी और इनके 2 बच्चे भी हैं। पांचवा फैक्ट यह कि जो एफएक्स के प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली डैनी डिविटो के बहुत अच्छे फ्रेंड है, और डिविटो के बच्चों को पहला सीज़न बहुत पसंद आया था, इसलिए डिविटो ने इस शो के लिए हाँ कर दी थी। फिर एक सीज़न करने के बाद डैनी को ये शो बहुत पसंद आया, तो फिर वो इस शो पर रिपीट कास्ट बन गए। छठा फैक्ट है कि पहले डी के कैरेक्टर को एक रीजनेबल कैरेक्टर बनाने वाले थे, लेकिन फिर राइटर्स ने डी को भी गैंग के कैरेक्टर जैसा ही बना दिया। सातवां फैक्ट है कि डैनी डिविटो सेकंड सीजन से आए थे और उनके पास सिर्फ 20 दिन खाली थे इसको शूट करने के लिए, इसलिए उनके सारे सीन्स 20 दिन में ही शूट कर लिए गए थे सेकंड सीजन के। आठवां फैक्ट यह कि क्रिस्टन विग ने डी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। क्रिस्टन विग भी एक बहुत बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस है। 9वां फैक्ट है कि पहले इस शो का नाम जर्क्स रखा जाने वाला था। 10वां फैक्ट है कि ये शो मोस्टली रॉब मैकेलेनी की लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है जब वो फिलाडेल्फिया में रहते थे अपनी फैमिली के साथ। 11वां फैक्ट है कि हर एपिसोड आरसीजी प्रोडक्शन के लोगों से ख़त्म होता है। आरसीजी रॉब, चार्ली और ग्लेन के इनिशियल्स हैं। 12वां फैक्ट है कि जितनी भी सीरीज़ बनाई गई हैं उसमें इस सीरीज़ के पहले 2 सीजन्स लोएस्ट बजटेड सीजन्स हैं अब तक के। 13वां फैक्ट है कि चार्ली ने ऑलमोस्ट हर एपिसोड में वही जीन्स पहनी है जिसमें 4 छेद हैं फ्रंट पॉकेट्स में, और उनके जूते भी सेम हैं पूरी सीरीज में। 14वां फैक्ट है कि केटलिन ओल्सन ने ऑलमोस्ट सारे स्टंट्स खुद ही किए हैं। 15वां फैक्ट और आखिरी फैक्ट यह है कि मोरेना बाकरिन इस शो का हिस्सा बनना चाहती थी, क्योंकि वो रॉब और ग्लेन की कॉलेज फ्रेंड रह चुकी हैं।
मोरेना बकरिन को आप लोग होमलैंड वाले शो से या डेडपूल में जो डेडपूल की गर्लफ्रेंड बनी है उससे जानते होंगे। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.8, जिसको रेट किया लगभग 2,26,000 लोगों ने। ये भी टॉप 250 शोज में आता है IMDb रैंकिंग में और इसका रैंक है 54। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, टाइम पास वॉच है। आप लोग रैंक देख लीजिए, रैंक बहुत अच्छी है, रेटिंग भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है 8.8। लेकिन ये ऐसा एक आपको जो बिंज वॉच होता है या एक वाव फैक्टर या एक्स फैक्टर जो होता है ना कि हाँ मुझे देखना ही है ये वाली सीरीज़, ऐसी वाली कोई बात नहीं है इसमें। इसको आप बिल्कुल एकदम जब मस्त मूड में हो और आपको कुछ बोरियत हो रही हो और टाइम पास करना हो तभी देखें इसको, मज़ा आएगा। इसको बिल्कुल फ्री माइंड होके देखें, सीरीज़ अच्छी है नो डाउट। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।